तो प्यारे बच्चों आइए एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आइए प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। और ये जो है क्लास 10th के जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 के जो घ नंबर में जो पार्ट्स दिया हुआ है जो कि खनिज संसाधन है, उसके जो है ना पार्ट्स, जो कि हम लोग खनिज संसाधन यानी खनिज संसाधन के ही एक टॉपिक है अभ्रक, यानी कि भारत में अभ्रक अयस्क के वितरण के बारे में हमें जानना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए सभी प्यारे बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और पिछला वीडियो जो है जाकर के आप लोग बॉक्स साइड वाला जरूर देख लेंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। बहुत बहुत हाथ जोड़कर जो है ना सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है। तो आप देखिए अभ्रक जो है, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा के रूप में माना जाता है अभ्रक, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों मैंने इसको सोचा कि अलग से अभ्रक वाला जो है ना बिल्कुल क्लियरेंस के साथ में एक वीडियो को आप लोग को दे दिया जाएगा, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों आज हम लोग जानेंगे भारत में अभ्रक की स्थिति क्या है, इसके वितरण कैसे है और कितना मात्रा में है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो भारत जो है इससे एक सवाल बनता है प्यारे बच्चों, बड़ी ही प्यारा सा सवाल बनता है कि भारत में अभ्रक के वितरण पर प्रकाश डालें, है ना। एक सवाल क्या बनता है कि भारत में अभ्रक के वितरण पर प्रकाश डालें, है ना। कह रहा है क्या, भारत में अभ्रक के वितरण पर प्रकाश डालें, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे और कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करेंगे। ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर भारत विश्व में शीट अभ्रक का, उत्तर भारत जो है उत्तर भारत यहाँ पे करा है पूरे विश्व में, ठीक है ना, पूरे विश्व में। ठीक है ना। शीट पूरे विश्व में जो है शीट अभ्रक का अग्रणीय उत्पादक है, अग्रणीय उत्पादक हैं। कौन से? तो शीट अभ्रक एक अभ्रक का प्रकार है जो कि बहुत अच्छा प्रकार है अभ्रक का। ठीक है। तो शीट अभ्रक कह रहा है कि शीट अभ्रक का अग्रणीय है ना, अग्रणीय उत्पादक है। देखिए उत्तर भारत यानी जिस भारत में हम लोग बिहारी लोग रहते हैं, यानी बिहार वासी जितना हम लोग भारत में रहते हैं उसे उत्तर भारत ही कहते हैं बच्चों। और विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणीय उत्पादक है तो कहाँ, तो उत्तर भारत। ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। ठीक है ना। विद्युत यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत उपकरण में इसका जो है इसका क्या होता है, खास उपयोग होता है, खास उपयोग होता है। जैसे कभी आप लोग एक कपड़ा आयरन करने वाला आयरन चलाएं इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो वहां पे निचला वाला पार्ट्स जो है बहुत अधिक गर्म हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट्स गर्म नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है बच्चों, तो वहां पे एक अभ्रक का शीट बिठाया रहता है बीच में, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर वाले भाग को गर्म नहीं होने देता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे थोड़ा सा लिखेंगे और आगे थोड़ा सा इसमें और लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उपयोग होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह विद्युत रोधक होता है, है ना, विद्युत रोधक होता है। ठीक है। यह क्या होता है जी, विद्युत रोधक होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों विद्युत रोधक होता है और इसी के कारण क्या होता है कि ये जो है ना इसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे बच्चों कि भारत में उत्पादन की दृष्टि से ठीक है ना, भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप है ना, निक्षेप
कि अभ्रक निक्षेप का मतलब होता है कि अभ्रक से जो भी पदार्थ बच जाते हैं, अभ्रक से हम लोग जो भी काम ले लेते हैं और बाद में जो पदार्थ बच जाते हैं ना अभ्रक से, उसको कहते हैं अभ्रक निक्षेप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पट्टियां है। कितना है जी? अभ्रक निक्षेप की 3 पट्टियां है। कितना है जी? 3 पट्टियां है। 3 पट्टियां है, ठीक है ना। कितनी पट्टियां है? 3 पट्टियां है। जो कहाँ कहाँ बच्चों? तो आइए, अपना राज्य सबसे पहले बिहार, उसके बाद है झारखंड, बिहार झारखंड, ठीक है, बिहार झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश तथा और कहाँ बच्चों? तो राजस्थान राज्यों में राजस्थान राज्यों के अंतर्गत है ना, इन राज्यों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पट्टियां है, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बच्चों, जस्ट इसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। आप लोग आइए देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भारत में अभ्रक के कुल भंडार, देखिए कितना अच्छा सवाल है। भारत में अभ्रक के ठीक है ना, भारत में अभ्रक के कुल भंडार जो है कितना है बच्चों? तो 59,065 है ना, 59,065 टन है, 65 टन है। गजब, देखिए एक भारी मात्रा इसको कहा जा सकता है। 59,065 टन जो है अभी भारत में, ये किसका मात्रा है बच्चों? तो अभ्रक का मात्रा है, ठीक है ना। अभ्रक यहाँ पे कुल भंडार जो है 59,065 टन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ये चीज। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 2002-3 में 2002 या 3, ठीक है ना, 2002 या 3 में जो है 2002 या 3 में इसका उत्पादन कितना था बच्चों? इसका उत्पादन याद है कितना था? बोलिए जल्दी से, कितना था इसका उत्पादन? कितना था जी? तो 1217 यानी 1217 टन था, ठीक है ना। देखिए अभी जो है 59,000 हो गया है और 2002-3 के आसपास में केवल 1017 टन ही था, ठीक है ना, यानी बहुत ही अधिक वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो बिहार और झारखंड, बिहार एवं झारखंड में जो है, झारखंड में उत्तम कोटि के ठीक है, उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। एक अभ्रक का नाम है रूबी अभ्रक का उत्पादन जो है, रूबी अभ्रक का उत्पादन क्या होता है बच्चों? उत्पादन होता है, याद रखना बच्चों, होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि के, यानी कि इसको बहुत अच्छा जो है ना अभ्रक माना जाता है, जिसका नाम है रूबी अभ्रक, ठीक है। इसका उत्पादन हमारे बिहार और झारखंड में होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बिहार एवं झारखंड, भारत का बिहार एवं झारखंड जो है, बिहार एवं झारखंड भारत का 80%, भारत का कितना बच्चों? तो 80% जो है, 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। देखिए केवल बिहार और झारखंड, पूरे भारत में जो है ना, बिहार और झारखंड केवल मिल करके 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं, जिसे बहुत इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में क्या किया जाता है कि उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत का कितना परसेंट? 80% अभ्रक उत्पादन करते हैं। अभ्रक 80% अभ्रक
उत्पादन करते हैं। ठीक है, 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिहार तो किसी काम में अग्रणी है, ये देखकर फक्र तो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के नैगूर जिले में, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आंध्र प्रदेश के नैगूर जिले में, है ना, नैगूर जिले में जो है, जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक का उत्पादन होता है। किसका? तो अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है ना जी। और राजस्थान की बात अगर किया जाए ना, तो राजस्थान जो है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, राजस्थान यहाँ पे कह रहा है क्या कि राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। राजस्थान देश का तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। अभ्रक उत्पादक राज्य है। ठीक है ना। देखिए, राजस्थान जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। थोड़ा सा इसमें पॉइंट और है, आगे इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसके बाद कह रहा है क्या बच्चों, यहाँ जो है जयपुर में, ठीक है, यहाँ जो है बच्चों जयपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जयपुर के बाद में हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, जयपुर उदयपुर। ठीक है ना। उसके बाद आपको भीलवाड़ा है, ठीक है ना, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद में एक और स्थान है बच्चों, अजमेर। ठीक है, अजमेर, जयपुर उदयपुर, आपको भीलवाड़ा अजमेर हो जाएगा। आदि जिलों में अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। आदि जिलों में अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। पट्टी जो है फैली हुई है। क्लियर है ना। यहाँ तक, यानी कि जयपुर उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर आदि जिलों में अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। क्लियर है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि चूना पत्थर के वितरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको भी है ना इसी में समेट दिया जाता है। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि देश का 35% चूना पत्थर। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि देश का कितना परसेंट बच्चों, 35% कह रहा है कि चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है कहाँ पाया जाता है बच्चों, देश का 35% चूना पत्थर जो है प्यारे बच्चों आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, पूरे देश का 35% चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे अगर अन्य उत्पादक की अगर बात करें, तो अन्य उत्पादक की बात करें बच्चों, अन्य उत्पादक राज्यों में कौन कौन से राज्य हो सकते हैं बच्चों कौन कौन से राज्य हो सकते हैं जी। अन्य उत्पादक राज्यों में आपको छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात, आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद में आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के बाद में आपको गुजरात हो जाएगा बच्चों। गुजरात के बाद आपको राजस्थान, यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद आप लोग लिख सकते हैं क्या, राजस्थान आपको कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक जो कि लोहे में सबसे आगे है ना, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा जी, आपको महाराष्ट्र के बाद आपको उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के बाद आपको बिहार भी इसमें आएगा, बिहार हो जाएगा। और बिहार के बाद झारखंड हो जाएगा, झारखंड।
झारखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी भी हो जाएगा। ये सभी राज्य जो है ना, इसमें चूना पत्थर कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 35%। अन्य उत्पादक राज्यों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी इत्यादि हैं, ठीक है। यूपी इत्यादि लिख देता हूँ, आदि है। ये सभी राज्य लगभग है, ठीक है ना, जो कि चूना पत्थर का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आगे हम क्या लिख सकते हैं? अब हम इसमें लिख सकते हैं भारत के चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, कितना परसेंट? 76% कहा जाता है बच्चों? सीमेंट में। कहा जाता है जी? सीमेंट में, ठीक है। 16% लौह इस्पात, 16% कहा जाता है बच्चों? तो लौह इस्पात में, है ना, लौह इस्पात में जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों, तो 16% जो है लौह इस्पात के बाद में आपको जो है 4% रसायन उद्योग में, 4% जो है रसायन उद्योग में, कितना बच्चों? तो 4% जो है रसायन उद्योग में। और उसके बाद बात करें तो इसी का उद्योग में, रसायन उद्योग में उपयोग होता है। चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, उपयोग होता है। चलिए इतना ही अगर आप लोग जान लेते हैं तो सवाल इतना ही परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और शेष जो बच जाता है ना, उसको उर्वरक वगैरह, कागज वगैरह जो है, चीनी वगैरह, ये सब बनाने में उपयोग कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि चीनी, कागज वगैरह बनाने में किसका उपयोग? तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उन सभी को बनाने में, कागज जो हो गया, रासायनिक कोई और भी तत्व हो गए, ठीक है, चीनी बनाने में, ठीक है, ऐसे चीजों को बनाने में जो है ना, आपको चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए छोटा सा टेस्ट लगाते हैं बच्चों। छोटा सा क्या लगा लेते हैं? टेस्ट लगाते हैं। सभी बच्चे टेस्ट में शामिल होंगे, भाग लेंगे, और कितना नंबर आपका आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जी, ठीक है ना। चलिए पहला हो जाएगा क्या? बोलिए। लोहा में अग्रणी राज्य क्या है बच्चों? सॉरी, लोहा में अग्रणी राज्य कौन है? दूसरा हो जाएगा बच्चों मैग्नीज में अग्रणी राज्य, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज में अग्रणी राज्य कौन है? तीसरा में बताएंगे बच्चों, ये जो है बॉक्साइड में अग्रणी राज्य को बताएंगे। चौथा नंबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभ्रक में अग्रणी राज्य कौन है? अभ्रक में अग्रणी राज्य बताएंगे। पांचवा नंबर हो जाएगा बच्चों चूना पत्थर में अग्रणी राज्य को आप लोग बताएंगे। और 5 में आपका आंसर कितना आया बच्चों, आप लोग इसे जो है ना यहाँ पे बता देंगे, है ना। यानी कि 5 में आपका आंसर कितना आया, इसको आप लोग बता देंगे। और हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग? हेडिंग क्या लिखेंगे और इसका आंसर जो है बताएंगे कितना नंबर आया। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण लिख देंगे। और यहाँ पे अपना नंबर जो है डिनोट कर देंगे कि 2 आया, या फिर 3 आया, कि 4 आया, कि 5 आया। ऐसे आप जो है ना 1 आया या फिर 0 आया, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, आंसर मिला बच्चों। चलिए लोहा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज जो है उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड भी उड़ीसा ही हो जाएगा, ठीक है। 2-2 में अग्रणी है भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, अभ्रक का झारखंड। चलिए बिहार से भी अधिक जो है ना अभ्रक झारखंड में मिलता है। चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश। चूना पत्थर के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी है। कितना आंसर आया बच्चों? आप लोग यहाँ जो है खनिजों का वितरण लिखेंगे और आंसर 2 आया, 3 आया, 4 आया, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिजों का आर्थिक महत्व के बारे में, ठीक है ना। तो खनिजों का आर्थिक महत्व के बारे में भला आप लोगों से कैसे अनदेखा कर सकते हैं, और अनदेखा करने के साथ साथ आप लोग
एकदम बिल्कुल भी देख रहे हैं कि खनिजों का कितना महत्व है। हमारे अगल बगल में जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे लोहे के बाइक बनाए गए हैं, ये जो है प्लास्टिक के स्केच बनाए गए हैं जिससे हम लोग लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये बोर्ड बनाए गए हैं, आपको ये कपड़ा जो बनाया जाता है, सभी के सभी ये संसाधन के ही स्रोत पर निर्भर करते हैं कि किसका संसाधन जो है, ये खनिज जो है कितना निकल रहा है और उससे हम क्या करते हैं कि अपना उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि पृथ्वी पर जैसे जल का, ठीक है ना, जल, वायु तथा भोजन की आवश्यकता है ना, भोजन की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही हमारे लिखेंगे ठीक वैसे ही हमारे जीवन में किसका, तो खनिज की आवश्यकता है, खनिज की आवश्यकता है, ठीक है ना, खनिज की आवश्यकता है। बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री वगैरह जो चलाए जाते हैं, वहाँ से जो है ना, उनको चलाने के लिए भी खनिज की आवश्यकता है। जैसे लोहा फैक्ट्री हो गया, आपको स्टील फैक्ट्री हो गया, सभी जो है खनिज से ही चलाए जाते हैं। तो खनिज निकलेगा नहीं तो वो चलेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि उद्योग के लिए यह, यानी खनिज जो है, खनिज एक बहुत बड़ा आधार है ना, बहुत बड़ा क्या बच्चों, आधार है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि उद्योग के साथ साथ बहुत सारे देश भी ऐसे हैं कि वे खनिज पर ही निर्भर हैं, उनका आर्थिक स्थिति जो है खनिज से ही सुधर करके चलता है और वे बिल्कुल ये खनिज के स्रोत पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुत देश जो है खनिज से होने वाले आय पर ही निर्भर रहते हैं, है ना, निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, निर्भर रहते हैं, ठीक है। और यह इससे जो है ना, एक इसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाता है, संपत्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। ये जैसे देख लीजिए, अभी रेलगाड़ी जो है, भले ही सवारी गाड़ी कम चलती हो लेकिन मालगाड़ी जो है अधिक चलाया जाता है, ठीक है। तो वो सारा जो है होता है ना कि खनिजों को लेकर के इधर से उधर जाती है, उधर से इधर जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि उससे हमारे देश जो है बहुत अधिक आर्थिक संकट में नहीं पड़ता है और हमारे आर्थिक सुधार हो जाते हैं हमारे देश का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में भी इसे क्या है बच्चों, राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में होता है, संपत्ति के रूप में क्या होता है कि यह होता है क्या, तो आपको ये खनिज है ना, खनिज जो है राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में भी होता है, ठीक है। और इसका जो है ना, इसका अतः लिखेंगे, अतः इसका जो है संरक्षण अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी आप लोग यहाँ पे देख चुके कि इसका महत्व क्या क्या है बच्चों। तो इतना बड़ा महत्व है इसका, ये खनिजों का, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग देखेंगे आर्थिक महत्व क्या है। आप लोग समझ लिए है अभी, ठीक है ना। कंपनी के लिए भी आर्थिक महत्व है, लोगों के लिए भी आर्थिक महत्व है, ठीक है ना, और सरकार के लिए भी आर्थिक महत्व है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन, खनिजों के संरक्षण सुरक्षा कैसे करेंगे और इसका प्रबंध कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे और सुरक्षा कैसे करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे खनिज जो है एक क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे लिखेंगे खनिज जो है प्यारे बच्चों खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इनकी मात्रा सीमित है। इनकी मात्रा क्या बच्चों? इनकी मात्रा जो है ना सीमित है बच्चों। क्या है? सीमित है। इनकी मात्रा सीमित है। ठीक है। इसलिए इसका हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे बच्चों? तो हम लिख सकते हैं कि देखिए, जो भी पदार्थ है जो खनिज से निकाले जाते हैं उसका निर्माण करके, और हम लोग उसका जो है ना, मान लीजिए कि उसका सही तरीका से कैसे निर्माण करेंगे, है ना, उसको सही तरीका से निर्माण करके हम लोग इसका संरक्षण कर सकते हैं बच्चों। तो आइए एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि खनिजों का सही ढंग से या चक्रीय रूप में प्रयोग कर इसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पानी ही नीचे से हम लोग निकाल लिए, जल संसाधन में आप लोग को पढ़ाए थे कि पानी ही निकाल लिए, और पानी को निकालने के बाद में जब हम उसे नहा धोवा कर स्नान करके जब क्लियर हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, तो उस पानी को जो है ना ऐसे ही कचरे में नहीं बहा देना चाहिए। उसको जो है ना, जो फसल उगाए जाते हैं फसलों में बहा देना चाहिए, जिससे उसका क्या होता है बच्चों? तो चक्रीय रूप में प्रयोग हो जाता है। एक बार इधर तो एक बार फसल में, फिर फसल को निकाले, फिर कचरा बना, फिर कचरा से जो है मवेशी पौष्टिक खाद में जो है ना आपको उपयोग कर दिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक खनिज को कई तरह से अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि खनिजों से ऐसे संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं खनिजों का। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और सवाल आएगा, इसमें एक और सवाल आने वाला है। ठीक है ना, कि खनिजों के संरक्षण के उपाय, खनिजों के संरक्षण के उपाय, खनिजों के लगभग मिलता जुलता सवाल है, लेकिन लिख देता हूं मैं। खनिजों के संरक्षण के उपाय, है ना। इसका उपाय क्या है बच्चों? खनिजों के संरक्षण के उपाय को कह रहा है ना कि सुझाएं यानी समझाएं, सुझाएं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि चलिए लिख देता हूँ, इसका पूरा उत्तर ही लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि खनिजों के निरंतर दोहन पर, खनिजों के निरंतर दोहन पर खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, है ना, नियंत्रण करके, है ना। यहाँ पे कह रहा है खनिजों के नियंत्रण दोहन पर, नियंत्रण यानी कि लगातार उसका हम लोग दोहन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्नान करना है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी में स्नान करना होता है, लेकिन धक 10 बाल्टी क्या करते हैं? भभका लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या होता है ना कि उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा, जिससे अब किसको बताइएगा भाई, बहुत सारे लोगों को ऐसे कहा जाता है ना कि अपने सड़क के किनारे पेड़ लगाओ, पानी का खर्चा कम करो, जाके बोलिए ना, बोलेगा कि तुम्हारा है, ये मेरा है, मैं जितना गिरा लूँ, कोई इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, है ना, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद उनका बचत पूर्वक उपयोग करके, उसका जो है बचतपूर्ण उपयोग भी करके इसका हम क्या संरक्षण कर सकते हैं बच्चे। ठीक है। बचतपूर्ण उपयोग भी करके संरक्षण कर सकते हैं, एवं उपयोग करके एवं जो है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके, है ना,
है ना। कितना, तो सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों को खोजना, ठीक है, जो है ना सॉरी यार, क्या, सस्ते विकल्पों की खोज करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जल से हमें स्नान करना है, तो बहुत सारे जल को हम गिरा देते हैं। उसका सस्ता उपाय क्या है भाई, कि 2 बाल्टी में आप नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि पानी का भी बचत हो जाएगा, आपके शरीर का भी बचत हो जाएगा, आपका उसमें जो है ना, आपका जो मेहनत भी कम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों का खोज करके जो है आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये खनिज का संरक्षण, खनिजों के संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बुद्धिपूर्वक इसका उपयोग करके, और हमारे जो आने वाले समय में ये खनिजों से जो संकट उत्पन्न होने वाले हैं, उस संकट से भी हम लोग बच सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से जो भी और आपको दिखाई देता है, इस सवाल में आप लोग आंसर लिख सकते हैं बच्चों। तो इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ लिए, तो इसमें इस खनिज में जो है हम लोग चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। चूना पत्थर के साथ साथ उससे पहले क्या पढ़े थे बच्चों, तो बॉक्साइट के बारे में पढ़े थे ना, बॉक्साइट से भी पहले कुछ पढ़े थे। बॉक्साइट से पहले क्या पढ़े थे बच्चों, चूना पत्थर से पहले क्या पढ़े थे, अभ्रक के बारे में, है ना, सॉरी, अभ्रक के बारे में पढ़े थे। और अभ्रक से पहले जो है ना, पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में किसके बारे में पढ़े थे बच्चों, तो बॉक्साइट के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में विशेषकर पढ़े हैं, इसके संरक्षण के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना, और इसका हम लोग बचत कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो आज बस ये हमारा खनिज संसाधन खत्म हो रहा है, छोटा छोटा वीडियो में दे दिया गया है, जिससे आपको देखने में भी मजा आएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आज हमारा ये खनिज संसाधन लगभग खत्म हो रहा है, बाकी रह रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए जाकर देख सकते हैं, दे दिया गया है, आप ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं बिल्कुल निधड़क मोड में, है ना। तो आइए फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टाटा।